नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में पुरस्कार की वार्षिकी को कंप्लीट किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से। देखिए, जब भी आप पुरस्कार से संबंधित टॉपिक को पढ़ें तो उसमें आपको प्रमुख तौर पर 2-3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो वो पुरस्कार किसे दिया गया, दूसरी बात जिसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके किस कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया, और इस पुरस्कार के दौरान जो पुरस्कार विजेता है उनको कितनी धनराशि दी गई, या उस पुरस्कार के संबंध में यदि कोई बैकग्राउंड है तो उसको आप क्लियर करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला जो पुरस्कार दिया गया है वो है सरस्वती पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, ये जो सरस्वती पुरस्कार 2022 है ये तमिल की लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो शिव शंकरी हैं इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है सूर्यवंशम, और इसी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2022 का सरस्वती पुरस्कार दिया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सरस्वती पुरस्कार है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इस सरस्वती पुरस्कार में जो विजेता है उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार राशि के तौर पर। इसके साथ ही साथ पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहां पर याद रखिएगा, ये जो सरस्वती पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो के बिड़ला फाउंडेशन है ये 1991 में स्टैब्लिश हुआ, और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इस 22 भाषाओं में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की जो उत्कृष्ट कृति है उसको यह सम्मान प्रदान किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला पुरस्कार है व्यास पुरस्कार। याद रखिएगा, ये जो व्यास पुरस्कार 2022 है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। क्लियर है? और ये जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है उनके उपन्यास पागल खाना के लिए इन्हें व्यास पुरस्कार 2022 दिया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो व्यास पुरस्कार है ये भी साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और व्यास पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार ये दोनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है जिनको पागल खाना उपन्यास के लिए 2022 का व्यास पुरस्कार मिला है, उनको पुरस्कार राशि के तौर पर 4 लाख रुपए मिले हैं, और इस व्यास पुरस्कार में भी विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम बात कर ले 2021 के व्यास पुरस्कार की, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक वर्ष पहले का भी पुरस्कार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर असगर वजाहत को, क्या नाम है, डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए 2021 का व्यास पुरस्कार मिला, और 2022 का व्यास पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए मिला। ये दोनों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला पुरस्कार है बिहारी सम्मान 2022। याद रखिएगा, राजस्थानी और हिंदी भाषा की कृति के लिए ये जो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 है किसको दिया गया, डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसको? डॉक्टर माधव हाड़ा को। और उनकी कृति का नाम क्या है, तो उनकी कृति का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरे। क्या नाम है? पचरंग चोला पहर सखीरे। यानी अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो पचरंग चोला पहर सखीरे कृति के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला है। क्लियर? और इस बिहारी सम्मान के तहत 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला जो पुरस्कार है वो है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, धन्या राजेंद्रन, क्या नाम है, धन्या राजेंद्रन, इनको 2022 का चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है, तो मीडिया जगत में। याद रखिएगा, पत्रकारिता जगत में जो लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, मीडिया जगत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को। तो ये जो धन्या राजेंद्रन है जिनको 2022 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है, ये किस संस्था के सह संस्थापक हैं, तो आपका जवाब होगा द न्यूज मिनट के। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है यह पुरस्कार 1982 में द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर? और ये जो पुरस्कार है किसके नाम पर रखा गया, तो स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया। अगला पुरस्कार है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखिएगा, ये जो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसको दिया गया, एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर ए.बी.के प्रसाद। क्या नाम है, डॉक्टर ए.बी.के प्रसाद। और ये वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ए.बी.के प्रसाद को उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर
एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो पुरस्कार है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। याद रखिएगा, ये जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 है, ये पुरस्कार मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण के दौरान दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आइए उनका नाम देखते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर पैगी मोहन। क्लियर है? क्या नाम है? डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सम्मान मिला? तो उनकी पुस्तक का नाम है बॉर्डर्स, किंग्स एंड मर्चेंट। क्या नाम है? बॉर्डर्स, किंग्स एंड मर्चेंट। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि बॉर्डर्स, किंग्स एंड मर्चेंट के लिए डॉक्टर पैगी मोहन जी को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगर इस अवार्ड में दिए जाने वाली धनराशि की बात करें तो इसमें 2 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह के द्वारा दिया गया। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है, इसको मलयालम में का के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला पुरस्कार है पद्म पुरस्कार 2023। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा, ये जो पद्म पुरस्कार 2023 दिया गया, इसके अंतर्गत कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। यानी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों को मिला दें तो जो पद्म पुरस्कार की संख्या इस बार दी गई है वो है 106। और ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, अगर हम इनको कैटेगरी वाइज अगर डिफाइन करें तो 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 9 विभूतियों को पद्म भूषण मिला और 91 विभूतियों को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। यानी 6 को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री का सम्मान मिला है। क्लियर? इतनी बात आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखनी होगी। यहां पर अगर हम इस पुरस्कार विजेताओं में जरा कुछ कैटेगरी को देखें तो ये जो पद्म पुरस्कार है, ये पुरस्कार 19 महिलाओं को दिया गया। इसमें 2 विदेशी अप्रवासी भारतीय इसके अलावा शामिल हैं इसमें। यानी 106 लोगों में 19 महिलाएं हैं और 2 विदेशी अप्रवासी भारतीय मूल के लोग हैं। क्लियर? और 7 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम इन नामों की चर्चा करते हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। देखिए, आगे यहां पर एक चार्ट दिया गया है। चार्ट से आप और अच्छा समझेंगे। यहां पर जो पहली कैटेगरी होगी वो होगी पद्म विभूषण प्राप्त लोगों की। यहां इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये पद्म विभूषण प्राप्त लोगों की संख्या 6 है। आइए इनको देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम दिया गया है वो है श्री बालकृष्ण दोषी जी का। याद रखिएगा, श्री बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यदि हम इनके क्षेत्र की बात कर लें तो ये बालकृष्ण दोषी जी का संबंध वास्तुकला से है। क्लियर है? और इनका राज्य कौन सा है? गुजरात। तो याद रखिएगा, गुजरात के श्री बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला और ये वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित थे। अगला नाम है श्री जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, आप सभी को पता भी है कि श्री जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक और इनको कला क्षेत्र से पद्म विभूषण का सम्मान मिला। और ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के श्री जाकिर हुसैन जो कि प्रसिद्ध तबला वादक है, उन्हें कला क्षेत्र से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला नाम है S.M. कृष्णा। याद रखिएगा, ये जो S.M. कृष्णा साहब हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री और इनको सार्वजनिक क्षेत्र से पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। याद रखिएगा, ये जो S.M. कृष्णा साहब हैं, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। क्लियर है? यानी कर्नाटक राज्य के S.M. कृष्णा साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सार्वजनिक क्षेत्र से पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। अगला नाम है श्री दिलीप महालनोबिस। याद रखिएगा, श्री दिलीप महालनोबिस साहब को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये जो ORS है, ये ORS के जनक हैं। कौन? श्री दिलीप महालनोबिस। इन्हें दवा क्षेत्र से पद्म विभूषण मिला और किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। यानी पश्चिम बंगाल राज्य के श्री दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दवा क्षेत्र से पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। अगला नाम है श्रीनिवास वर्धन। याद रखिएगा, ये जो श्रीनिवास वर्धन साहब हैं, इनका जो पद्म विभूषण मिला है, इनको किस क्षेत्र के लिए मिला है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए। और याद रखिएगा, इनका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। यानी USA के श्रीनिवास वर्धन साहब को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला नाम है श्री मुलायम सिंह यादव जी का। इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र से होंगे? सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से। और याद रखिएगा, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये 6 लोगों के नाम थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आइए हम उन 9 लोगों के नाम की भी चर्चा कर लेते हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? देखिए, पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला नाम दिया गया है वो है S.M. भैरप्पा को। ये जो S.M. भैरप्पा साहब हैं, इनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगला जो नाम है वो है कुमार मंगलम बिड़ला का। आप सभी जानते हैं कि आदित्य बिड़ला ग्रुप के ये चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला, जिनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से ये पद्म भूषण का सम्मान मिला, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला नाम है दीपक धर का। ये जो दीपक धर साहब हैं, इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है पद्म भूषण, ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला नाम है सुश्री वाणी जयराम। याद रखिएगा, ये जो सुश्री वाणी जयराम है, इन्हें मरणोपरांत, ये गायिका है, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी सुश्री वाणी जयराम का संबंध किस क्षेत्र से होगा? कला से। और याद रखिएगा, ये तमिलनाडु की रहने वाली है। अगला नाम है स्वामी चिन्ना जियर का। याद रखिएगा, ये जो स्वामी चिन्ना जियर है, इनका संबंध आध्यात्मवाद से है और ये कहाँ के रहने वाले? तेलंगाना के। अगला नाम है सुश्री सुमन कल्याणपुर। याद रखिएगा, सुश्री सुमन कल्याणपुर का संबंध कला क्षेत्र से है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला नाम है श्री कपिल कपूर का। ये जो श्री कपिल कपूर है, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से है और इनका संबंध दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से है। अगला नाम है सुश्री सुधा मूर्ति। याद रखिएगा, ये जो सुश्री सुधा मूर्ति है, ये इन्फोसिस की चेयरपर्सन है और इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। कौन सा? पद्म भूषण। और ये कर्नाटक राज्य की हैं सुधा मूर्ति जी। अगला नाम है कमलेश डी पटेल। याद रखिएगा, ये जो कमलेश डी पटेल हैं, ये अन्य आध्यात्मवाद से संबंधित है और इनका राज्य अगर देखेंगे तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। क्लियर? तो इतनी बात आपने यहाँ पर पद्म विभूषण और पद्म भूषण से संबंधित देखी। अगला जो कैटेगरी है वो है पद्मश्री। और याद रखिएगा, 91 लोगों को पद्मश्री मिला है। अब हम इन 91 लोगों में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लोग हैं उनके नाम को देखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर हम नाम की चर्चा करें तो यहाँ पर यह नाम आता है श्री राधा चरण गुप्ता जी का। क्या नाम है? श्री राधा चरण गुप्ता। और ये जो श्री राधा चरण गुप्ता जी हैं, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। यानी उत्तर प्रदेश की श्री राधा चरण गुप्ता, जो कि साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला जो नाम है वो है किसका? दिलशाद हुसैन का। क्या नाम है? श्री दिलशाद हुसैन। याद रखिएगा, ये जो श्री दिलशाद हुसैन जी हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध कला क्षेत्र से। क्लियर है? और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला जो नाम है वो किसका है? तो याद रखिएगा, अगला जो नाम है वो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के हैं। नाम है श्री अरविंद कुमार। याद रखिएगा, श्री अरविंद कुमार जो कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, श्री अरविंद कुमार। अगला देखिए, अगला जो नाम उत्तर प्रदेश से है, सामाजिक कार्य के लिए श्री उमाशंकर पांडे। क्या नाम है? श्री उमाशंकर पांडे। इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला नाम अगर आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो अगला नाम है मेडिसिन क्षेत्र से संबंधित है, श्री मनोरंजन साहू। क्लियर है? याद रखिएगा, श्री मनोरंजन साहू को मेडिसिन क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार मिला और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से कौन है? अगला नाम जो उत्तर प्रदेश से है वो है कला क्षेत्र में, उनका नाम क्या है? श्री ऋत्विक सान्याल। क्लियर है? श्री ऋत्विक सान्याल जो कि कला क्षेत्र के हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला नाम देखिए उत्तर प्रदेश से, अगला नाम जो उत्तर प्रदेश से है वो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से है, इनको भी पद्मश्री मिला है। यानी कुल इतने लोगों को उत्तर प्रदेश से पद्मश्री मिला है। देखिए, एक प्रश्न आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा 1 + 7, यानी 1 लोगों को पद्म विभूषण मिला और 7 लोगों को पद्मश्री और टोटल 8 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। 1 पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिला है पद्म विभूषण, और उसके बाद 7 लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार मिला और कुल मिलाकर 8 लोगों को पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार मिला है। कितने लोगों को? 8 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 7 लोगों को पद्मश्री और 1 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। क्लियर है? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम लोग आगे चल रहे हैं। अगला जो पुरस्कार दिया गया है वो है संगीत नाटक अकादमी का। याद रखिएगा, वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी की घोषणा 25 नवंबर 2022 को की गई थी और इन पुरस्कारों का वितरण जो है वो 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया। यदि हम बात करें
अकादमी का सर्वोच्च जो सम्मान है, जिसको आप कहते हैं फेलोशिप यानी अकादमी रत्न सम्मान, ये 10 कलाकारों को दिया गया। तो याद रखेंगे, अकादमी का सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप अर्थात अकादमी रत्न पुरस्कार 10 कलाकारों को दिया गया। इसमें पहला नाम है सरोज वैद्यनाथ का, दूसरा नाम है सदानम कृष्ण कुट्टी का, अगला नाम है दर्शना झावेरी का, अगला नाम है छुन्नू लाल मिश्र का, अगला नाम है AKC नटराजन का, छठे नंबर पे स्वपन चौधरी जी हैं, सातवें नंबर पे TV गोपाल कृष्णन जी हैं, आठवें नंबर पे तीजन बाई हैं, नौवें नंबर पे भरत गुप्त हैं और 10वें नंबर पे मालिनी रज्जुकर है। क्लियर? यानी इन 10 कलाकारों को अकादमी का सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप यानी अकादमी रत्न सम्मान मिला है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 1 लाख रुपए और जो अकादमी फेलो को दी जाती है वो 3-3 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। क्लियर? अगला जो पुरस्कार है वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। याद रखिएगा, ये जो आपदा के प्रबंधन क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। और याद रखिएगा, इसकी घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है और इस बार 23 जनवरी 2023 को, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उसी दिन इस पुरस्कार की घोषणा की गई। यदि हम संस्थागत श्रेणी की बात करें तो संस्थागत श्रेणी में 2023 के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात OSDMA को ये सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार मिला। संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को भी संयुक्त रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। किस श्रेणी में? संस्थागत श्रेणी में। क्लियर? तो इसको ध्यान रखेंगे, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में संयुक्त रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। अगर हम पुरस्कार धनराशि की बात करें तो जो संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है वो 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 5 लाख रुपए। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और अगर हम 2022 में जो संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था उनकी बात कर लें तो 2022 का यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया था और जो व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था वो विनोद शर्मा जी को दिया गया था। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2023। याद रखिएगा, अगर हम गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जो वितरण है वो रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया। यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है इस तरह के पुरस्कार में वो ये पूछा जाता है कि किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला और उसकी थीम क्या थी। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है वो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। यानी उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2023 में नंबर 1 पर रही। और ये जो उत्तराखंड की झांकी थी किस थीम पर आधारित थी? तो मानस खंड थीम पर आधारित थी। ये भी बात आप याद रखेंगे। यदि हम दूसरे स्थान की झांकी की बात करें तो जो महाराष्ट्र की झांकी थी वो दूसरे स्थान पर रही और ये जो महाराष्ट्र राज्य की झांकी थी ये किस थीम पर आधारित थी? तो 3.5 शक्तिपीठ व नारी शक्ति को दर्शाने वाली झांकी थी महाराष्ट्र की, जिसको दूसरा स्थान मिला। और ये जो गणतंत्र दिवस परेड झांकी में तीसरी जो झांकी चयनित की गई वो चयनित की गई उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश की झांकी जिसे तीसरा पुरस्कार मिला है ये अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाने वाली थीम पर आधारित थी। यानी जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उसमें पहला पुरस्कार उत्तराखंड को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा उत्तर प्रदेश को, और सबकी थीम को भी आप ध्यान रखेंगे। यदि हम मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में बात करें तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय और विभाग का जो पुरस्कार है वो जनजाति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो जनजाति मंत्रालय की झांकी थी जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला किस थीम पर आधारित थी, तो आपका जवाब होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थीम पर आधारित थी। क्लियर? याद रखिएगा, जो विशेष पुरस्कार की बात करें तो वो जैव विविधता संरक्षण पर आधारित झांकी को विशेष पुरस्कार दिया गया CPW की। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लें जो ऑनलाइन माध्यम से जो लोगों के द्वारा जो झांकी की रैंकिंग दी गई, अगर उस हिसाब से देख लें तो इसमें यानी ऑनलाइन जो लोगों ने चॉइस किया उसमें नंबर 1 पर रखा गुजरात की झांकी को। और गुजरात की झांकी की थीम क्या थी? क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात। क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात की थीम के साथ गुजरात की झांकी को ऑनलाइन भागीदारी के माध्यम से सबसे नंबर 1 पर रखा गया। इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को और तीसरा स्थान महाराष्ट्र की झांकी को मिला था। तो आप दोनों आधार पर इन राज्यों की झांकियों का क्रम याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें मंत्रालय की तो जो पॉपुलर चॉइस है उसके आधार पर जो मिला पहला स्थान वो गृह मंत्रालय की केंद्रीय रिजर्व पुलिस अर्थात CRPF की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। याद रखिएगा, ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है
और ये जो कर्नाटक की प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 है, ये कर्नाटक की गायिका बॉम्बे जयश्री को दिया गया। क्लियर है? किसको दिया गया? बॉम्बे जयश्री को कर्नाटक प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार बॉम्बे श्री को दिया गया, जयश्री को, ये संगीत अकादमी महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। क्लियर है? तो इतनी बात इसमें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022। याद रखिएगा, ये जो 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 है, ये प्रसिद्ध आलोचक सुजाता जी को दिया गया। क्लियर है? और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? आलोचना का स्त्री पक्ष। यानी अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो आलोचना का स्त्री पक्ष पुस्तक के लिए आलोचक सुजाता जी को 28वीं देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे यही 2021 का पूछ लिया जाए तो 2021 में जो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया वो आलोचक कवि अच्युतानंद मिश्र को दिया गया था और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? कोलाहल में कविता की आवाज। अगला जो पुरस्कार है वो है अमर उजाला शब्द सम्मान 2022। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अमर उजाला की तरफ से जो पुरस्कार की घोषणा की गई थी वो 2018 से इसकी शुरुआत हुई और इसने नाम क्या दिया गया? शब्द सम्मान। क्लियर? यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें दो सर्वोच्च आकाशदीप सम्मान दिए जाते हैं। एक दिया जाता है हिंदी भाषा के लिए और दूसरा दिया जाता है किसी अन्य भारतीय भाषा के लिए। इसमें जो पुरस्कार धनराशि दी जाती है वो होती है 5-5 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में विशिष्ट रचनात्मक सहयोग के लिए जो सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप सम्मान दिया गया वो किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, दिवंगत शेखर जोशी जी के लिए। क्लियर? तो आप क्या याद रखेंगे कि जो अमर उजाला का सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप सम्मान 2022 है, ये दिवंगत शेखर जोशी जी को दिया गया। और यदि हम अन्य भाषा में देखें तो उड़िया के एक साहित्यकार है जिनका नाम है प्रतिभा राय, इनको अन्य भाषा के लिए सर्वोच्च सम्मान आकाशदीप सम्मान दिया गया। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है, इसकी घोषणा दिसंबर 2022 में कर दी गई थी और इसकी जो पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है वो मार्च 2023 में किया गया। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन्हें मिला है उनकी। तो याद रखिएगा, इसमें भाषा के आधार पर आपसे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? कवि बद्री नारायण जी को। याद रखिएगा, कवि बद्री नारायण जी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज से है और इन्हें हिंदी के लिए यह पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो बद्री नारायण जी हैं जिनको हिंदी की उनकी कविता संग्रह के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनकी कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इनकी कविता संग्रह का नाम है तुमड़ी के शब्द। क्लियर है? अगर हम अंग्रेजी भाषा के लिए अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है अनुराधा रॉय को और उर्दू भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला वो मिला है अनीस अशफाक जी को। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में अलग अलग भाषाओं के आधार पर। यहां पर अगर हम बात करें इसकी अन्य विशेषता की तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है इसमें 23 भाषाओं के लिए घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ये जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं, इनके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर? यानी ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषा, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है, यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो 1955 में दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो विजेता है उनको 1 लाख रुपए की धनराशि और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। अगला जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये पुरस्कार के अंतर्गत कई पुरस्कार दिए जाते हैं और ये जो समारोह है ये 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में हुआ। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पुरस्कार देखेंगे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को 2020 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब जो मूल इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है अचंता शरत कमल। क्या नाम है? अचंता शरत कमल। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर हम बात करें कि ये पुरस्कार कितने वर्ष की अवधि के दौरान जब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है तो दिया जाता है, तो याद रखिएगा 4 वर्षों की अवधि में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 4 वर्षों की अवधि में खेल में जब उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है तब उसके लिए चयनित किए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। क्लियर है?
अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार 2022। याद रखिएगा ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये 25 खिलाड़ियों को दिया गया 2022 के लिए। अब ये जो 25 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है इनके नाम यहां पर दिए गए हैं। इसमें सीमा पूनिया है, एल्थोज पॉल है और अविनाश साबले है। इन तीनों लोगों का संबंध एथलेटिक्स से है। इसके बाद लक्ष्मण सेन और एच.एस. प्रणव जिनका संबंध बैडमिंटन से है। अगला नाम है अमित पंघाल और निकहत जरीन जिनका संबंध मुक्केबाजी से है। कई बार देखिए खिलाड़ियों का नाम देकर और उनके खेल से भी पूछ लिया जाता है, तो जिन लोगों को अभी हाल ही में पुरस्कार के दौरान जिनके नाम का उल्लेख है यहीं से वो नाम उठाए जाते हैं और उनके खेल का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए इन नाम को आप एक बार जरूर सुन लें। अगला नाम है भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंद का जिनका संबंध शतरंज के खेल से है। अगला नाम है दीप ग्रेस एक्का जो कि हॉकी के खेल से संबंधित है। अगला नाम है सुशीला देवी का, जूडो खेल से संबंधित है। अगला नाम है साक्षी कुमारी का जो कि कबड्डी से संबंधित है। नैना सैकिया ये लॉन बाउल से संबंधित है। सागर ओवलकर ये किससे संबंधित है? मलखंब से संबंधित है। अगला नाम है विकास ठाकुर जी का जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। अंशु और सरिता इन दोनों लोगों का संबंध किससे है? कुश्ती से है। परवीन जी का संबंध वुशु खेल से है। मानसी जोशी और तरुण ढिल्लो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद इला वेनिल और ओम प्रकाश इन दोनों लोगों का संबंध निशानेबाजी से है। सृजा अकुला इनका संबंध टेबल टेनिस से है। स्वप्निल पाटिल पैरा तैराकी से संबंधित है और जर्लिन जे ये बधिर बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इस प्रकार ये जो पुरस्कार दिया गया ये किसको दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया। ये संख्या भी आप नाम याद रखेंगे। याद रखिएगा जो अर्जुन पुरस्कार के तहत जो धनराशि दी जाती है वो 15-15 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखिएगा ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, यानी जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनके लिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये भी पुरस्कार विभिन्न श्रेणी में दिया जाता है। अगर हम नियमित श्रेणी की बात करें तो नियमित श्रेणी में जीवन जोत सिंह तेजा को तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी के लिए, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा निशानेबाजी के लिए और सुजीत मान को कुश्ती के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो प्रश्न बनते हैं वो ज्यादातर लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी से पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में तो क्रिकेट के क्षेत्र से दिनेश जवाहर जी को मिला। अगला जो नाम है वो है विमल प्रफुल्ल का जिनको फुटबॉल के क्षेत्र से मिला। और अगला नाम है राज सिंह को जिनका संबंध कुश्ती से है। इन तीनों लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत मिला है। क्लियर? अगर हम पुरस्कार राशि की बात करें तो नियमित श्रेणी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है जिनको उनको कितनी धनराशि? 10-10 लाख रुपए। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की तरफ से दिया गया है वो 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। क्लियर? अगला जो पुरस्कार है वो है ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। याद रखिएगा ये जो ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये खेल और स्पर्धा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है और ये ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने प्रदर्शन में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया और अवकाश ग्रहण करने के बाद भी वो खेलों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा ध्यानचंद्र अचीवमेंट पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि है वो है 10 लाख रुपए। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा एथलेटिक्स के क्षेत्र में अश्विनी अकुंजी को, हॉकी के क्षेत्र में धर्मवीर सिंह को, बीसी सुरेश जी को कबड्डी के क्षेत्र में और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में नीर बहादुर गुरुंग को यह पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ये विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थानों को, खेल नियंत्रण बोर्डों को और खेल निकायों और एनजीओ को प्रदान किया जाता है। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और ये जो पुरस्कार है ये ट्रांस स्टेंडिया एंटर प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड संघ को दिया गया। क्लियर? ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इनके नाम को बस एक बार आप सुन लेंगे। अगला जो पुरस्कार है यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। याद रखिएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। किसको? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। और इनको जो धनराशि दी गई पुरस्कार राशि के तौर पर वो दी गई 15 लाख रुपए। अगला जो पुरस्कार है वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। याद रखिएगा ये जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है इसके अंतर्गत 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं और जो पुरस्कार राशि होती है वो होती है 15-15 लाख रुपए। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इस पुरस्कार के तहत जो लोगों को पुरस्कार मिला है 2021 के लिए वो 3 खिलाड़ियों को मिला है। अगर थल साहस की बात करें तो नैना धाकड़ को, जल साहस की बात करें तो शुभम धनंजय बनमाली जी को और अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो ग्रुप कैप्टन
कुंवर भवानी सिंह सान्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है। क्लियर? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बोल दूंगा। अगला जो पुरस्कार है वो है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है गांधी मंडेला फाउंडेशन। इस गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से 19 नवंबर 2022 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी को यह पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। और ये जो गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा जी को दिया गया, किस लिए? तो शांति को बढ़ावा देने के लिए। उनके जो प्रयास हैं उनके आधार पर गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा जी को दिया गया। अगला जो पुरस्कार वो है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, यह पुरस्कार 2 ईयर के लिए दिया गया है, एक 2022 के लिए भी और 2021 के लिए भी। आइए दोनों को देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, 2022 के लिए जो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया, वो किसको दिया गया? वो दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात IMA और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अर्थात TNOI को ये 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया। क्लियर? किसको? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। क्लियर? अगर हम बात कर लें 2021 का, ये जो गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? तो एक समाजसेवी संस्था है जिसका नाम है प्रथम। तो 2021 के लिए समाजसेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया। क्लियर? और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। अगला जो पुरस्कार है वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, RK के इनो ग्रुप के संस्थापक हैं जिनका नाम क्या है? रवि कुमार सागर। यानी RK के इनो ग्रुप के संस्थापक और CEO हैं रवि कुमार सागर। इनको डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 मिला। तो एक लाइन में याद रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 रवि कुमार सागर साहब को मिला है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वंदे भारत फाउंडेशन और लीड फाउंडेशन, वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष ये डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार है, ये रवि कुमार सागर जी को दिया गया। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड 2022। याद रखिएगा, ये जो 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड है, ये किसको दिया गया? तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को। तो याद रखेंगे, 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड जो है ये वेंकैया नायडू जी को दिया गया। अगला जो पुरस्कार है वो है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, ये जो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 है, ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया युन किंग तांग को। किसको प्रदान किया गया? युन किंग तांग को। ये जो युन किंग तांग है, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर है। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार दिया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो युन किंग तांग जी को शस्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है, ये किस कार्य के लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा, मॉड्यूलर वक्रों और सिमुरा किस्मों के अंकगणित और ज्यामिति के कार्यों के लिए युन किंग तांग जी को शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 दिया गया। तो याद रखेंगे। अगला जो पुरस्कार है वो है जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, ये जो जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 है, ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। क्लियर है? कितने? विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो 3 पुरस्कार है ये भारतीयों को, और 1 पुरस्कार देश से बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने वाले किसी विदेशी को दिया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो जमना लाल बजाज पुरस्कार है ना, ये गांधी मूल्यों को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिया जाता है, जिसमें से 3 पुरस्कार भारतीयों को और 1 पुरस्कार देश के बाहर किसी ऐसे विदेशी को जिन्होंने बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास किया है। यदि हम बात करें निर्माण के लिए ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो अभी आपने देखा कि विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार देते हैं, तो उसमें जो पहला है वो है निर्माण कार्यों के लिए। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई, ये जो मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई है, इनको रचनात्मक कार्य के लिए ये जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया। अगर हम बात करें ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जो पुरस्कार दिया गया, ये गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को। क्लियर? तो ये दूसरा आपने कैटेगरी देखा। अगला देखिए, अगली जो कैटेगरी है वो है महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए। तो याद रखिएगा, उड़ीसा की सोफिया सैक, क्या नाम है? उड़ीसा की सोफिया सैक, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्य किया है, इनको भी जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 मिला। और अगर हम बात करें किसी ऐसे विदेशी की जिन्होंने भारत के बाहर गांधी के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया, याद रखिएगा, लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलियाबी को
भारत के बाहर गांधी के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? लेबनान के हैं डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलियाबी। क्लियर? अगले पुरस्कार की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद रखिएगा 2022 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख जी को दिया गया है। तो याद रखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख जी को दिया गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा रजनीकांत जी को। क्लियर है? ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, 2021 के लिए रजनीकांत और 2022 के लिए आशा पारेख जी, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अगला जो पुरस्कार है वो है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022। याद रखिएगा प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार और लेखक हैं, उनका नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल। इन्हीं की स्मृति में इफ्को के द्वारा एक स्थापित पुरस्कार है जिसको कहा जाता है इफ्को साहित्य पुरस्कार। क्लियर? और ये जो इफ्को साहित्य पुरस्कार है 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा दिया गया श्री जयनंदन को। क्लियर? याद रखेंगे ये बिहार के रहने वाले हैं और हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं श्री जयनंदन। इनको 2022 के लिए इफ्को साहित्य पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है? श्री जयनंदन। याद रखेंगे आप। आगे देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि इफ्को द्वारा ये जो साहित्य पुरस्कार है इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए दी जाती है और ये ऐसे हिंदी लेखकों को दिया जाता है जिनकी रचनाएं ग्रामीण और कृषि जीवन पर केंद्रित हों। अगला जो पुरस्कार है वो है फिक्की CSR अवार्ड। याद रखिएगा ये जो फिक्की CSR अवार्ड है ये किसको दिया गया? ये जिंदल स्टील एंड पावर को दिया गया, यानी JSP को दिया गया। क्लियर है? क्या नाम है? फिक्की CSR पुरस्कार। क्लियर है? किसको दिया गया? जिंदल स्टील एंड पावर को, यानी JSP को। याद रखेंगे। अगला जो पुरस्कार है वो है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। याद रखिएगा ये जो गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 है ये किसको दिया गया? तो ये राजस्थान शासन के द्वारा दिया जाता है और 2022 का ये पुरस्कार दिया गया 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती पर। और देखिए कितने लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा ये पुरस्कार बेंगलुरु के डॉक्टर SN सुब्बाराव को मरणोपरांत दिया गया। वहीं पर मरणोपरांत नेमी चंद्र जैन भावुक को दिया गया जो कि जोधपुर से संबंधित है। वाराणसी के, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? गांधी सद्भावना पुरस्कार, राजस्थान सरकार के द्वारा। दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत जी को दिया गया और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता को यह गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। यानी गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान शासन के द्वारा दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। और याद रखिएगा इसमें वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई हैं जिनको गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। अन्य नाम के साथ ये प्रमुखता से नाम याद रखेंगे, श्री अमरनाथ भाई जो कि वाराणसी के हैं और इनको गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 मिला है। और इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो 5-5 लाख रुपए दी जाती है। अगला पुरस्कार देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022। याद रखिएगा ये जो 2022 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया ये क्रम के आधार पर 23वां है और ये जो 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 दिया गया ये किसको दिया गया? IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक हैं जिनका नाम क्या है? बकुल ढोलकिया। क्लियर है? यानी IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया साहब को 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 दिया गया और ये पुरस्कार बकुल ढोलकिया साहब को किसने दिया? तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने दिया और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। अगला जो पुरस्कार है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन्हीं की स्मृति में एक नए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। यानी एक नया वार्षिक पुरस्कार के नाम की घोषणा हुई जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में होगा और ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। ये क्लियर है? तो याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाएगा उसका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो पुरस्कार है वो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई थी। और याद रखिएगा ये जो 2020 के लिए जिन फिल्मों को ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 दिया जा रहा है इसमें ज्यादातर फिल्में दक्षिण भारत की हैं। क्लियर? अब यहां पर हम जिक्र करेंगे उन फिल्मों के नाम की। यहां पर नीचे कैटेगरी दी गई है, वहां पर इसको और अच्छे से देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण इसको आपको ध्यान में रखना होगा
जब इन पुरस्कारों को दिया गया तो उसमें एक पुरस्कार दिया गया सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। ये यहां से भी प्रश्न बना है आपके यहाँ, तो याद रखिएगा सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। तो याद रखेंगे ये जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 दिया गया, इसमें सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया? मध्य प्रदेश राज्य को। अब आइए हम ये जो फीचर फिल्म की श्रेणी है उसमें देखते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की, देखिए जब भी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें ये प्रमुख प्रश्न होता है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला। तो याद रखिएगा तमिल की एक फिल्म है जिसका नाम क्या है? सुरा रई पोटू। क्या नाम है? सुरा रई पोट्रू। यानी तमिल की सुरा रई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत। और ये जो तमिल फिल्म सुरा रई पोट्रू है, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। याद रखिएगा इन्हें स्वर्ण कमल मिला और 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला निर्माता और निर्देशक को। यदि हम बात करें कि किसी निर्देशक को पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला, तो याद रखिएगा मंडेला, तमिल से संबंधित है। इसके निर्देशक कौन है? मंडोन अश्विन। यानी मंडोन अश्विन के निर्देशन में बनी मंडेला जो कि एक तमिल फिल्म है, इनको स्वर्ण कमल और निर्माता और निर्देशक को 1,25,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो फिल्म है उसका नाम क्या है? तानाजी द अनसंग वॉरियर। क्या नाम है? तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये हिंदी की फिल्म है जिसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में यह पुरस्कार जीता है। और ये जो तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है? ओम राउत। क्लियर? और इन्हें स्वर्ण कमल और इनके निर्माता और निर्देशक को 2-2 लाख रुपए की धनराशि मिली है। क्लियर? यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरा रई पोट्रू के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? तानाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि हिंदी में है, और निर्देशक कौन है? ओम राउत। क्लियर? अब इसमें जो आगे कैटेगरी है उसमें केवल नाम आप देखते चलिए। जैसे सामाजिक मुद्दों पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीता है वो मराठी फिल्म फ्यूनरल ने जीता है। क्या नाम है? मराठी फिल्म फ्यूनरल। अगर हम पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वो कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम क्या है? तले डंडा। यानी तले डंडा जो कि कन्नड़ फिल्म है, इसको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगली जो कैटेगरी है वो है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार। याद रखिएगा मराठी फिल्म है जिसका नाम है सुमी, इसको सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार मिला। अगली जो कैटेगरी है वो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। तो याद रखिएगा नाम है तुलसीदास जूनियर। क्लियर? यानी तुलसीदास जूनियर जिसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में। यहां पर आपको मुख्य रूप से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म को याद रखना है। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो सेक्शन है वो है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्लियर? आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार वितरण किए गए उनको कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो घटनासार मैगजीन की ये जो श्रृंखला चलाई जा रही थी, अब ये कंप्लीट होने को है। केवल 1 दिन की क्लास और बाकी है। इसमें जो खेल खंड है उसका वन लाइनर पार्ट आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका जो डिटेल पार्ट है ये आप अपने से कवर कर लेंगे और इस प्रकार ये जो घटनासार पत्रिका है ये आपको कंप्लीट करा दी गई। अगली क्लास में मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।